हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और गन शॉट के साथ में। और मेरे भाई केमिस्ट्री में हम लोग तीसरी यूनिट पे आ गए हैं। दो पूरे गन शॉट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने सिर्फ उन दो गन शॉट को भी देख लिया है तो कोई आपको फेल नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है भैया। ठीक है, आज अपनी यूनिट नंबर जो 7 है, 7 या 8, एक मैथमेटिकल केमिस्ट्री है और एक कंप्यूटर वाली जो यूनिट है ये भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है। तो ये मत सोचना सर जी केमिस्ट्री छोड़ के कंप्यूटर पढ़ाने लगे, ये फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में है। आज की जो अपनी यूनिट है इसे फटाफट से कवर करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है, तो जब हम लोग छोटे क्लास में होते हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास में, तब पढ़ा दिया जाता है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो भैया नहीं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, यानी जो कच्चे डेटा को मीनिंगफुल बना देता है। तो यही हमने लिख दिया कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच कन्वर्ट्स रॉ डेटा, जो कच्चा बच्चा डेटा है, बेकार का डेटा है, उसे मीनिंगफुल बनाने का काम करता है कौन, कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर किससे बना हुआ है, कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशन। क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में कंप्यूटर का इतना सब इस्तेमाल नहीं था। जैसे ये पीछे जो डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, क्या है, ये भी कंप्यूटर ही तो है, सारे सॉफ्टवेयर वही हैं, सारी चीजें हैं तो कंप्यूटर ही है मेरे भाई। तो कंप्यूटर का काम पहले ये सब थोड़ी था। कंप्यूटर का काम क्या था पहले भैया, सबसे पहले तो अबेकस होता था, खाली गिनती करने के लिए करते थे। अबेकस है, गिनतारा कहते हैं जिसे, और भी बहुत सारी चीजें रही स्टार्टिंग में। पहले कमरे कमरे बराबर के कंप्यूटर हुआ करते थे, बहुत समय लगता था। जो साइंटिस्ट लोग होते थे वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे। आज तो हर आदमी भैया, ये जिससे फोन से हम शूट कर रहे हैं ये भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, ये लैपटॉप रखा हुआ है ये भी कंप्यूटर है, नीचे ये भैया लैपटॉप रखा हुआ है ये भी कंप्यूटर है। ओवरऑल सब कुछ कंप्यूटर, चारों तरफ हम लोग कंप्यूटर से घिर गए हैं भाई। लेकिन स्टार्टिंग में भैया सिर्फ कैलकुलेशन होती थी, तो कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन, इसलिए इसे हम लोग कह देते थे भैया कंप्यूटर। ठीक है, सर्वप्रथम इस मशीन को काहे के लिए इस्तेमाल करते थे, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुणा करने के लिए, भाग करने के लिए विकसित किया गया था। परंतु आजकल इसका प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है भैया। ठीक है, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इस यूनिट से पेपर में कितना आएगा, सबसे बढ़िया तरीका है भाई, आप सर्च करो यूट्यूब पर, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वहां की यूनिट, आप देखना पेपर में बार बार इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर लैंग्वेज, उसी को असेंबली लैंग्वेज भी कह देते हैं, ये सब बार बार पेपर में आता रहता है भैया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कंप्यूटर के क्या कैरेक्टर हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा मैं आपको। नंबर एक, क्या स्पीड होती है भैया। ठीक है, इट इज अ वेरी फास्ट वर्किंग मशीन, ये बहुत तीव्र गति से कैलकुलेशंस कर सकती है। अभी क्या है, हम आपसे कहें कि भैया, मान लिया हम आपसे कहें कि भैया 12 की 12 से गुणा करो और उसकी गुणा करो 6 से, करके दिखाओ गुणा। अभी कैलकुलेटर होता फटाफट हम लोग गुणा कर देते। इसका मतलब ये है कि ये तेज वर्किंग मशीन है, तेजी से काम कर सकता है, बहुत तेजी से कैलकुलेशंस को भी कर सकता है। एक्यूरेसी, जो गुणा करते हैं हम लोग भरोसा कर लेते हैं यार, आपने देखा होगा। अब तो लोग, हमने देखा दुकानों पे उन्होंने कैलकुलेशन करनी छोड़ दी है, बस कैलकुलेटर से। अभी हम जल्दी में जब ये सेटअप बना रहे थे, अभी नया इसका सेटअप टूर हम डालेंगे, थोड़ा सा काम यहाँ पर रह गया है, तो जब ये बना रहे तो जब हम सामान जहाँ पे लेने का, उन्होंने पर्चा इतनी तेज बोला और उनका लड़का फटाफट उसने दोबारा ये नहीं कहा जी भी कुछ नहीं, उन्होंने बोला कम से कम मेरे हिसाब से चीजें होंगी 25-30 और सब फटाफट जोड़ के ये हो गया, ये लो पर्चा बच जाओ। तो कितना भरोसा हो गया है कि सारी चीजें बिल्कुल कैसी होती हैं, एक्यूरेट होती हैं, कोई भी गलती नहीं होती। गलती कब होगी, जब आप गलती करोगे। ठीक है, डिलीजेंट भैया सभी को पता है, बिल्कुल सही सलामत काम करता है, एक्यूरेसी के साथ काम करता है और लंबे समय तक काम करता रहता है, कभी भी ये थकता नहीं। रिलायबल, भरोसा कर सकते हैं, जैसे बिजली वाले भैया ने भरोसा कर लिया, ऐसे ही पर्चा पकड़ा दिया, आप भी भरोसा कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन सुनती है बिल्कुल ठीक होती हैं। और आजकल तो एआई का जमाना आ गया, आप देखो लगभग हर चीज आदमी एआई पे सर्च कर रहा है और उसके बाद मान ले रहा है कि यही ठीक है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो भरोसा भी कर सकते हैं। मेमोरी की बात करें तो मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, कितनी भी आप एक्सपेंड कर लो। जैसे ये जो फोन है हमारा, इसकी 256 GB मेमोरी है, अब तो 1 टेराबाइट वाले आ रहे हैं। जो आपकी भाभी के पास है उसकी 512 है, आप समझ रहे हो। ये जो पीछे लगा हुआ है डिजिटल बोर्ड, इसकी भी ठीक ठाक मेमोरी है। हर चीज, अब क्या मतलब कितनी भी चीजें, मेरे हिसाब से जब से हमने ये फोन लिया है तब से जितने फोटोज थे सब पड़े ही हुए हैं, कुछ डिलीट नहीं करते हैं, वीडियोस वगैरह हटा देते हैं क्योंकि यार दिक्कत होती है कई बार जब बहुत ज़्यादा स्टोरेज होने लगती है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो बहुत सारी चीज़ें, एक फ़ोन देखो ये रखा हुआ है, इस फोन का कोई इस्तेमाल नहीं है, लगभग 128 GB मेमोरी है इसके अंदर, पूरी खाली पड़ी हुई है, तो मेमोरी की अब कोई भी दिक्कत नहीं है। हम लोग जब छोटे थे तब समस्या होती थी 2 GB मेमोरी आ रही है, 4 भैया वीडियो में। अच्छा, उस जमाने में वीडियो की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। अभी तो आपको पता होना चाहिए, एक वीडियो जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, अगर 4K पे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, कितने पे, 1020 पे एक्सपोर्ट करते हैं, समझो।
तब भी एक एक वीडियो हो जाती है 3 GB की, 4 GB की, और अगर भैया 4K पे एक्सपोर्ट कर दें तो वो हो जाएगी पता कितने 10-10 GB की। और 4K का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी वीडियोस हैं भैया, हम लोग गांव से, सबके घर में थोड़ी वाईफाई लगा हुआ है, वो देख ही नहीं पाएंगे 4K पे, वो चलाएंगे 360 पे, 480 पे, वरना नेट खत्म हो जाएगा, पूरा क्लास नहीं हो पाएगा। तो फिर इतना बढ़िया एक्सपोर्ट करके भी क्या ही कर लेंगे। हमें मालूम है मेरी ऑडियंस भैया वो कैसे देख रही है, कैसे मैनेज कर रही है। बच्चे कहते सर बहुत क्वालिटी हो जाती है, देखने में दिक्कत होती है। तो ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो मेमोरीज भी बहुत ज़्यादा अब हो गई हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो कंप्यूटर ह्यूमन ब्रेन के समान स्वयं सोचने का काम नहीं करता है, सोच नहीं पा रहा है, ठीक है। जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंसेस से वो सीख भी नहीं पा रहा है। हालांकि जो अब AI आया हुआ है वो ये कर रहा है, उसे आप चीज़ें बताते जाओ, डेटा सेव होता जाएगा, चीज़ें बढ़ती जाएंगी और वो उसी हिसाब से एक्सपेंड करता चला जा रहा है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में बात करें तो कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। बचपन से हम लोगों को पढ़ाया जाता है हार्डवेयर क्या होता है, जिसे हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है, चाहे वो CPU दिखाई दे रहा हो, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, सेकेंडरी मेमोरी हो, इन सबको पेरिफेरल कहते हैं। CPU इसका सेंट्रल यूनिट होता है भाई, ठीक है। तो ये सब हार्डवेयर में आता है। सॉफ्टवेयर, ये देखिए पीछे जो PDF वाला हमने पेज खोल रखा है, ये सॉफ्टवेयर की वजह से ही चल रहा है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम हार्डवेयर के बारे में अगर लिखें तो हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे ये देखो, ये हम डिजिटल बोर्ड की स्क्रीन को पकड़ सकते हैं, तो पकड़ रहे हैं ना, ये हार्डवेयर है भाई, ठीक है। ये कंप्यूटर का ऑपरेटर्स पार्ट होता है। हार्डवेयर में नंबर एक CPU आ जाता है। CPU एक आध बार 2 नंबर 3 नंबर में पेपर में आया हुआ है। तो CPU का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम बताइए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह कंप्यूटर का सेंट्रल पार्ट होता है, सब कुछ यहीं से होगा। जो भी आप इनपुट दोगे वो पहले CPU में जाएगा, CPU उसे प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके भैया जो भी डेटा आपको देना होगा वो आउटपुट के रूप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर में फीड किए गए सभी डेटा पहले CPU की ओर जाते हैं, जहां डेटा की प्रोसेसिंग होती है, तथा CPU के द्वारा दी गई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आउटपुट डिवाइसेस के रूप में फ्लो करती है, जहां हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है। हम कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं तो ये इनपुट है, स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रहा है तो ये आउटपुट है। ये पेन ड्राइव यहां लगी हुई है, इससे हमने क्या कर रखा है, PDF डाल रखी, तो ये इनपुट है। ये डिजिटल बोर्ड की स्क्रीन पर आपको PDF दिख रही है तो ये आउटपुट है। तो इस तरीके इसके अंदर भी प्रोसेसर लगा हुआ है, इसका अपना प्रोसेसिंग करने का तरीका अपना CPU है। तो सबसे पहले जो रॉ डेटा है वो कहां जाएगा, इनपुट डिवाइसेस में जाएगा, ठीक है। रॉ डेटा कहां पहुंचेगा, CPU में पहुंचेगा। CPU में क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग होने के बाद में आउटपुट डिवाइस में आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि जैसे भैया जो गांव टाइप के लोग हैं वो कहते हैं सबसे पहले जाएंगे फोन का ऐसे करके कैमरा चेक करेंगे, ठीक, कैमरा चेक करके फोन खरीद के ले आए, प्रोसेसर उसका कूड़ा है, मेमोरी उसमें है नहीं, डर रहा है पता लगा। अबे फोटो भी देखो, जब तक कोई चीज अच्छे से प्रोसेस नहीं होगी, कैमरा देखने में अच्छा लग रहा है, प्रोसेसर अगर अच्छा नहीं है, चीजें प्रोसेस नहीं हो रही, टाइम लग रहा। हम लोगों के जमाने में ऐसे पहिया घूमता रहता था, प्रोसेसिंग की तो दिक्कत थी। आजकल इतने अच्छे प्रोसेसर आ गए हैं, सारी चीजें हो गई हैं कि अब काम बहुत ही आसानी से हो पा रहा है। तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी आउटपुट डिवाइस से। CPU के कई पार्ट होते हैं, जैसे CPU का एक पार्ट होता है ALU। ALU का काम क्या है, नाम ही पता चल रहा है। ALU का नाम है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। CPU के इस भाग में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, जितनी भी कैलकुलेशंस हमें करनी होती हैं, लॉजिकल डिसीजंस होते हैं, ये सब ALU में होते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट मेमोरी होता है। कंप्यूटर की मेमोरी के इस पार्ट में प्राइमरी मेमोरी होती है या इंटरनल मेमोरी हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है। जितना भी डेटा है, जितना भी प्रोसेस डेटा है, वो सब इसकी मेमोरी में इंटैक्ट रह सकता है, हम लोग सेव करके रख सकते हैं। इसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। जो अलग से पेन ड्राइव लगा दी, अलग से चिप लगा दी, या जो भी कुछ अलग से लगाते हैं उसे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं भैया। जैसे ये लिखा हमने, प्राइमरी मेमोरी होती है 2 प्रकार की। पहला होता है रैम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ध्यान से समझो, कई बार लोग कहते हैं फोन की रैम कितनी है, उन्होंने कहा भैया यार 1 GB रैम है। 1 GB है तो फोन अच्छा नहीं चल रहा, ज्यादा उस पर लोड डालोगे तो वो हैंग करने लगता है। रैम का मतलब ये है जब आप उस फोन को यूज कर रहे हो, कंप्यूटर को यूज कर रहे हो, उस समय जो चला रहा है वो रैम है, और फोन बंद होने के बाद जो डेटा आप सेव कर रहे हो वो उसकी रोम है। लोग कहते नहीं कि 128 GB मेमोरी है, 512 GB, वो रोम है। जहां पे डेटा सेव कर सकते हो वो रोम है भैया, ठीक है। तो दोनों ही ठीक होनी चाहिए तभी चलेगा। तो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, पेपर में आ सकता है। ये टेम्पररी मेमोरी होती है, इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इस मेमोरी में स्टोर्ड डेटा इंफॉर्मेशन तब तक स्टोर रहता है जब तक पावर सप्लाई बनी रहती है।
जैसे ही कंप्यूटर डेटा समाप्त हो, जैसे हमने यहाँ पे देखो ये जो पीछे पीडीएफ सेव है ये रोम में सेव है, लेकिन अब यहाँ पे मैं ऐसे करके ये लिख दें, देखो तो ये क्या है, ये रैम चल रही है। अब अगर इसकी रैम कम होती तो हम लिखते यहाँ, बाद में ये लैग करता, चलता नहीं। देखो कितना अच्छा चल रहा है, इसकी रैम वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है इसलिए चल रहा है। लेकिन अगर अभी लाइट चली जाए तो हम ये पीडीएफ तो दोबारा खोल सकते हैं, लेकिन ये जो हमने पेन चला रखा, चील बिलंगुआ चला रखे हैं, ये चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि ये रैम काम कर रही है, इसीलिए देखो कितना अच्छा इसका प्रोसेसर वगैरह सब अच्छा है, तो अच्छे से ये काम कर रहा है। रोम की बात करें तो रीड ऑनली मेमोरी। रोम क्या है? ये परमानेंट मेमोरी है, इसमें स्टोरेज डेटा है, इंफॉर्मेशन है, पावर है, सप्लाई की एब्सेंस में भी बना रहता है। जो इसकी मेमोरी है, ठीक है, उस मेमोरी में ये पीडीएफ सेव है, और अब ये चाहे लाइट जाए, चाहे 10 बार जाए, हम फिर से खोल लेंगे, फिर से ये चल जाएगी। तो ये रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी दो तरीके की होती हैं, ठीक भाई। मेमोरी हमने क्या बताया, जितना भी डेटा वगैरह है सीपीयू का वो मेमोरी में सेव रहता है, और प्राइमरी मेमोरी होती है दो प्रकार की, एक रैम और एक रोम, ठीक। तीसरी यूनिट होती है सीयू। पहली एएलयू है सीपीयू की पहली यूनिट, जहां पे सारी कैलकुलेशंस होंगी, लॉजिक्स लगाए जाएंगे। दूसरी उसकी मेमोरी है, जहां पे डेटा सेव होगा, प्रोसेसिंग वगैरह होगी। तीसरा सीयू कंट्रोल यूनिट है, ये सीपीयू का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के मध्य डेटा के फ्लो को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। नाम ही इसका सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। कहां कहां पे क्या क्या डेटा भेजना है, कहां से क्या रिसीव करना है, सारा कंट्रोल इसी के पास होता है। तो सीपीयू का ये पार्ट कंट्रोल यूनिट कहलाता है। फिर भैया सबको पता है हार्डवेयर का दूसरा भाग क्या है, पेरीफेरल है। अभी बताया पेरीफेरल में कौन कौन आता है, इनपुट डिवाइस आते हैं, आउटपुट डिवाइस आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी आती है। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जिनसे हम लोग डेटा को देंगे, उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। कीबोर्ड है, माउस से क्लिक कर रहे हैं, ये माइक से बोल रहे हैं, ये भी इनपुट है। सुनाई कहां देगा, स्पीकर में सुनाई देगा, तो वो आउटपुट है जो आप सुन पा रहे हो भाई, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, रॉ डेटा को कंप्यूटर में अपलोड करने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज करते हैं उन्हें हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। कुछ इनपुट डिवाइसेस निम्न है, जैसे भैया इस फोन में इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए हम इस माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुन आप पा रहे होगे अपने स्पीकर पे बैठ के, अपने ईयरफोन पे सुन रहे हो, तो ईयरफोन आउटपुट है। बोल इससे रहे तो ये इनपुट है भैया, ठीक है। जैसे पहला क्या हो जाता है, कीबोर्ड। सभी को पता है कीबोर्ड मेरे भाई ये एक टाइपराइटर की तरह दिखाई देता है। बहुत सारी इसमें कीज होती हैं, जैसे न्यूमेरिक की है, फंक्शन की है, अल्फाबेट की है, स्पेस बार की है। तो यहाँ से कीबोर्ड हटा दिया, वरना दिखाते थे हर बार, अभी नीचे पड़ा हुआ होगा मेरे भाई, ठीक है। तो न्यूमेरिक, फंक्शन, अल्फाबेट, बहुत सारी कीज होती हैं। अब आजकल के ज़माने में, हम लोगों के ज़माने में लोग कहा करते थे, तुमने कीबोर्ड देखा है, यहाँ स्पेस बार बड़ी सी होती है, देखी है आपने, यहाँ एंटर होता है, देखा आपने? अब नहीं, अब तो हर बच्चा देखे हुए होता है यार, बचपन से सारी चीज़ें उसे पता होती हैं। तो ये कीबोर्ड होता है। माउस की बात करें तो माउस भैया कैसा दिखाई देता है, चूहे के समान दिखाई देता है। पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ऐसे करके क्लिक करोगे तो जहां पर आप चाहोगे वहां पर क्लिक कर लोगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये पॉइंट करने के लिए, चित्र बनाने के लिए, फिगर ड्रॉ करने के लिए, इस सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या कोई ऐसा बच्चा इस वीडियो को देख रहा है जिसने आज तक कंप्यूटर नहीं चलाया? कॉमेंट करके बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोग गाँव से रिलेटेड होंगे, उनका सपना होगा कि यार 12th पास हो जाएंगे, फिर कंप्यूटर सीखेंगे, अभी ग्रेजुएशन करने लगे होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, लेकिन अभी नौबत नहीं आ पाई होगी कंप्यूटर सेंटर तक जाके सीखने की। तो कमेंट करना ऐसे कितने लोग हैं आज भी, ठीक है भाई। OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, सबने सुन रखा होगा ये नाम। OMR शीट होती है, जब आप पेपर देने जाते हो तो ऐसे करके गोले रंगते हो मेरे भाई, गोले रंगते हो। तो OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाश, लाइट पड़ेगी और वो क्या करेगी, कुछ विशेष तरीके के चिन्ह को पहचानेगी। इसीलिए कहा जाता है कि गोले को आप सही से रंगो, क्योंकि अगर आप उल्टा सीधा रंग दोगे, टिक लगा दोगे, तो ये OMR में जो डेटा सेव करा गया है वो गोले के लिए करा गया है। आप टिक लगा के बैठे हो, वो उसे पढ़ेगी नहीं और आपकी कॉपी बेकार हो जाएगी। इसी वजह से ऑप्टिकल मार्क रीडर में ये क्या करता है, पेपर पर बने पेन या पेंसिल के मार्क को पहचान सकता है। OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये भी पेपर पर बने पहचान सकता है, लेकिन उसके शेप और साइज को भी ये बता सकता है कि कौन सा शेप है, कौन सा साइज है। ये OCR होता है कैरेक्टर रीडर, उसके कैरेक्टर को भी ये बता देगा। ये सिर्फ पहचान पाएगा कि कोई मार्क है, कोई चिन्ह है, यह क्या करेगा, उसके कैरेक्टर को भी बता पाएगा, ठीक है। लाइट पेन होता है, ये भी भैया एक पॉइंटिंग डिवाइस ही होता है। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल होता है। फोटो इलेक्ट्रिक समझते हो, प्रकाश, फोटो का मतलब प्रकाश होता है, तो प्रकाश से रिलेटेड जो सेल होते हैं सोलर टाइप वाले, उनका इस्तेमाल किया जाता है। भैया पॉइंटिंग पेन की तरह होता है, जैसे हम कहते हैं, फिलहाल हालांकि ये लाइट पेन नहीं कहलाएगा, लेकिन ये देखो इस तरीके से पेन की तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉइंटिंग करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं भैया, ठीक। तो ये इनपुट डिवाइस है, जरूरी नहीं आप ये सब लिखो, लाइटिंग पेन लिखो, ये सब लिखो, आप अपने हिसाब से लिखो। आप माउस लिख सकते हो, आप कीबोर्ड लिख सकते हो, आप माइक लिख सकते हो, आप पेन ड्राइव लिख सकते हो, ये सब इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में क्या आ जाएगा, स्पीकर लिख सकते हो, ठीक है, आपसे वापस मिल रही ना भाई। स्क्रीन लिख सकते हो, ये सब आउटपुट डिवाइस है भैया। ईयरफोन लिख सकते हो, आउटपुट डिवाइस है। तो अपने हिसाब से लिखो यार, ठीक है।
आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? वे डिवाइस जो कंप्यूटर द्वारा दी गई इंफॉर्मेशंस को रिसीव करने के लिए यूज किए जाते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जो कंप्यूटर आपको जानकारी देगा उसे हम लोग रिसीव करेंगे। मेन आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? जैसे मॉनिटर हो गया, मॉनिटर को ही वीडीयू कह देते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी ये जो विजुअल्स को आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा है उसे हम लोग वीडियो या मॉनिटर कह देते हैं। ये टेलीविजन की स्क्रीन के समान दिखाई देता है, इंफॉर्मेशंस की सॉफ्ट कॉपी हम इस पर देख सकते हैं, ठीक है। प्रिंटर होता है, प्रिंटर से जो भी आपने टाइप किया उसका हार्ड कॉपी निकल के आ गई, तो प्रिंटर आप देख सकते हो। प्रिंटर की हेल्प से हम इंफॉर्मेशंस को पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं। यह इंफॉर्मेशंस की हार्ड कॉपी होती है। प्रिंटर्स कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है। आपने देखा होगा आजकल काले कलर का एक प्रिंटर रखा होता है जो भैया एप्सन वगैरह का होता है, वो सारे के सारे इंकजेट प्रिंटर होते हैं, उसमें इंक डालनी पड़ती है। लेजर प्रिंटर में पाउडर पड़ता है, पाउडर फॉर्म में डब्बी आती है, डाल लो, लेजर प्रिंटर का काम होता है, ठीक है। जितने भी बड़ी प्रेस होती है, प्रिंटिंग प्रेस, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। जब ये नया होता है लेजर प्रिंटर, माहौल बना देता है भैया, ठीक है। तो हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर में आपको बता दिया। फिर हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है भैया? कितना भी अच्छा हार्डवेयर हो, अगर आपका सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है तो खेल खत्म है। जैसे कोई आदमी बहुत स्मार्ट है, सुंदर है, सॉफ्टवेयर बेकार है उसका, उसकी मेमोरी गंदी है, उल्टी सीधी सोच रखता है, ऐसे हार्डवेयर का क्या करोगे भाई, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम्स का सेट है जो कंप्यूटर सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर होता है, यानी वो प्रोग्राम्स जो इस कंप्यूटर सिस्टम को चला रहे हैं वही क्या है? सॉफ्टवेयर है भाई, ठीक है। सॉफ्टवेयर के कुछ प्रकार हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में वो प्रोग्राम आते हैं जो कंप्यूटर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी आप देख रहे हो एंड्रॉइड है, ठीक है, विंडोज़ है, आप देख रहे हो। अब आईफोन वालों का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS करके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क में स्टोर इंस्ट्रक्शंस को प्राइमरी मेमोरी में लोड कराता है। उसके बाद जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो विभिन्न भाग के द्वारा डेटा को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? जितने भी प्रिंटर हैं, आउटपुट हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, जो भी है उन सबको कंट्रोल करता है। जैसे अगर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, देखो विंडोज़ है, लाइनेक्स है, MS-DOS है, यूनिक्स है, या फिर आपका iOS हो गया, एंड्रॉइड हो गया, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो हैं। इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर भी आ जाता है सॉफ्टवेयर के ही अंदर। प्रोग्राम्स का ये सेट इंग्लिश इत्यादि लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को समझकर इन्हें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके के भी सॉफ्टवेयर, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया मेन जो हमारे कंप्यूटर को चला रहा है, ठीक है। उसके अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। रेलवे का रिजर्वेशन आपको करना है, कोई एक एप्लीकेशन है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट करना है, कोई एक एप्लीकेशन है। मौसम के बारे में जानकारी चाहिए, कोई एक एप्लीकेशन है। तो ये किसी विशेष समस्या को सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे यूटिलिटी वाले होते हैं। यूटिलिटी में क्या आ जाएगा? जो नॉर्मल प्रॉब्लम, गाने सुनने के लिए एप्लीकेशन बना दी, यूटिलिटी हो गया भैया, ठीक है। या फिर आप देख सकते हो ट्रेन में जा रहे हैं, खाली क्लिक कर लिया ट्रेन कहाँ पे है, यूटिलिटी हो गया, ठीक है। यूट्यूब भी यूटिलिटी में ही आ जाएगा, आदमी अपना इस्तेमाल कर पा रहा है, देख पा रहा है, तो यूटिलिटी वाले भी प्रोग्राम्स होते हैं भैया, ठीक है। उसके बाद अभी हम आपको बताएंगे ये बाइनरी लैंग्वेज और डेसिमल लैंग्वेज। डेसिमल नंबर क्या है उससे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। यहां पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप नोट कर लेना, कंप्यूटर लैंग्वेज को ही हम लोग असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज को ही हम लोग असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। तो पेपर में कैसे भी पूछे, ये आया हुआ है पेपर में, इसे पढ़ लेना भैया, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? वह लैंग्वेज जिसे एक कंप्यूटर समझ सकता है। हम लोग की भाषा कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी मतलब द्वि आधारी, जिसका आधार 1 होगा या 0 होगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वि आधारी कह देते हैं। बाइनरी लैंग्वेज से डेसिमल में कैसे बदलोगे? डेसी मतलब दशमलव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0, ये 10 अंक है, 0 को मिला के 9 तक, तो ये दशमलव हो गया भैया, ठीक है। तो कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज समझता है, इसे कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। डिफरेंट पर्पस के लिए अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक बेसिक लैंग्वेज होती है, बेसिक का पूरा नाम होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक। ये जो बेसिक वाले लोग हैं जो सीखना शुरू ही कर रहे हैं उनके लिए बेसिक लैंग्वेज होती है। एक जनरल कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका यूज कॉमन पीपल के द्वारा किया जाता है, हमारे आपके द्वारा किया जाता है। ऐसे ही एक कोबोल होती है, कॉमन बिजनेसमैन ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही फॉल्ट्रॉन होती है, ये फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए होती है। हम लोग क्या ही फार्मूला ट्रांसलेट करेंगे, तो जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो फार्मूला को ट्रांसलेट करने के लिए फॉल्ट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। पास्कल लैंग्वेज होती है, जो इंजीनियर लोग होते हैं पास्कल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। सी है, C++ है, C++ है, ये जितने भी नए नए सॉफ्टवेयर बनते हैं, इंजीनियर
सीनियर लोग होते हैं वो लोग सब इसका इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर की जो सबसे छोटी मेमोरी होती है, पेपर में आ सकता है बिट क्या है बाइट क्या है। कंप्यूटर की जो सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है वो बिट होती है। जब मेरे भाई बिट क्या होती है अभी हमने आपको बताया, कंप्यूटर या तो 1 समझता है या 0 समझता है, इसी को बाइनरी बोलते हैं। 2 ही आधार है, या तो 1 या 0। इस 1 या 0 को ही हम लोग बिट कहते हैं। जब ऐसी 8 बिट आपस में मिलती हैं तो वो 1 बाइट बन जाता है। आजकल के बच्चे जानते होंगे 1024 बाइट मिलेंगे तो 1 केबी बन जाता है, किलो बाइट सुना हुआ लग रहा है। 1024 किलोबाइट मिलेंगे तो 1 MB बन जाता है। सर जी अब आ रहा है, इंटरनेट सुना हुआ है MB वाला। 1024 MB मिलते हैं तो 1 GB बन जाता है। 1024 GB मिलता है तो 1 TB टेराबाइट बन जाता है, गीगाबाइट टेराबाइट। तो सबसे छोटी मेमोरी बिट है। 8 बिट मिलेंगे तो 1 बाइट बनेगा। फिर 1024 के हिसाब से किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट ये सब बनता जाता है भैया, ठीक है। इस तरीके से चीजें चलती हैं। उसके बाद बात करें तो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग क्या है, तो प्रोग्राम का मतलब क्या है। हमारे डेली लाइफ में प्रोग्राम ही प्रोग्राम होते हैं। जैसे आज सुबह से हमने क्या किया है, सबसे पहले उठे, ये PDF पूरी रेडी की, इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह सारे इकट्ठे करे, उसके बाद मम्मी के साथ में थोड़ी देर बैठे, फिर चाय वगैरह पी, उसके बाद थोड़ा सा मेहमान आ गए 2-4 मिनट उनसे बातचीत करी, फिर अभी कोचिंग आ गए। अभी जब ये वीडियो शूट हो रही है लगभग दोपहर का 1 बजा हुआ है। 1 बजने के बाद में ये पूरी वीडियो अभी शूट हो जाएगी लगभग 15-20 मिनट में, 1:30 बज जाएगा। 1:30 बजने के बाद में इसे एक्सपोर्ट पे लगा देंगे, ठीक है। और घर जाएंगे 2-4 मिनट के लिए बैठेंगे जाके, फिर 2 बजे से क्लास होता है तो 2 बजे क्लास में आ जाएंगे जो कि ऑफलाइन क्लास होगा। फिर वो चलता रहेगा 7, सवा 7 बजे तक। आज थोड़ा सा एक प्रोग्राम है यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर पर, घर का ही प्रोग्राम है तो वहाँ पर जाना ही है हर हालत में। तो आज सारी वीडियोस वगैरह लगा के अपलोडिंग पे सारी चीज़ें करके आज शाम को हम कोई क्लास रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 7:30 बजे अपनी गाड़ी निकालेंगे, 3-4 लोग सब लोग चले जाएंगे। रात का 11-12 बज जाएगा। 12 बजे आके फिर एक आध PDF सोचेंगे कि कल की क्या करना है, और 1-2 बजे तक फिर आराम से लगभग 3 बजे हम डेली सो जाते हैं और सुबह उठ जाते हैं लगभग 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, इस तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो प्रोग्राम ही तो है। ऐसे ही प्रोग्राम क्या होता है, हमारी डेली लाइफ में बहुत अधिक यूज होने वाला वर्ड है, डेली इस्तेमाल करते हैं ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम। किसी भी वर्क को करने के लिए हमें मल्टी स्टेप में प्रोग्राम सेट करना पड़ता है। कोई भी काम करना है तो कई मल्टी स्टेप होंगे ना, कि मान लिया घर में कथा करानी है तो प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। पहले आपको पंडित जी के पास जाना पड़ेगा, पंडित जी एक पर्चा देंगे, वो पर्चे का सामान लाना पड़ेगा, लोगों से कहना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। नहीं, उसमें शब्द आता बंधु बांधवों के साथ में, यानी दोस्त भैयों के संग में बैठ के तब कथा हुई ना, तो मल्टी स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। इसी प्रकार कंप्यूटर किसी भी वर्क को करने के लिए प्रोग्राम को सेट करना होता है, जिसकी हेल्प से कंप्यूटर इंफॉर्मेशन लेता है और काम को करता है। तथा प्रोग्राम को सेट करते समय जिस लैंग्वेज का प्रयोग हम लोग करते हैं उसे ही हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं भाई, ठीक है। प्रोग्रामिंग को कई मेथड्स के द्वारा किया जाता है, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग होती है, रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है। कई तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा भी हमने आपको बताया कि बाइनरी और डेसिमल। बाइनरी क्या होता है, बाइनरी का मतलब होता है जहां पे सिर्फ 2 आधार होते हैं। समझना, 2 आधार कौन से होते हैं, या तो 0 या फिर 1। तो इसका जो बेस होता है वो 2 होता है। बाइनरी का बेस हमेशा 2 होता है क्योंकि इसमें 2 ही यूनिट हम लोग ले सकते हैं। जब कभी हम लोग डेसिमल की बात करते हैं तो डेसिमल में 0 से 9 तक टोटल संख्याएं होती हैं 10, तो इसका जो बेस होता है वो हम लोग 10 लेते हैं। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि भैया बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलोगे और डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलोगे। तो हम आपको एक बदल के दिखा देते हैं दोनों में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मान लिया आपके पास संख्या आ गई 20, ठीक, या हम कह रहे हैं मान लिया आपके पास संख्या आ गई 25, थोड़ा ऐसे लिखते हैं। तो अब 25 वाला अगर ये 0 और 1 की फॉर्म में होता तो ये बाइनरी होता, ये गिनती की फॉर्म में है तो ये डेसिमल में है। यानी सरल भाषा में ये डेसिमल में है तो इसका बेस कितना है, 10 है भाई, ठीक है। इसे काहे में बदलना है, इसे बाइनरी में बदलना है कि इसका बेस 2 हो जाए भाई, बहुत आसान है। तो आपको क्या करना होता है, समझो, आपको करना है 25 को लिख लेना और जैसे हम लोग LCM लिया करते थे वैसे ही काटना। बस दिक्कत क्या है, बाइनरी में बदल रहे हैं, इसका बेस 2 है तो सिर्फ 2 से ही हम लोग काट सकते हैं। तो 2 से काटेंगे भैया, 2 1 कम 2 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, 12 दूनी 24 ही होता है। पूरा नहीं कटा तो अगर पूरा नहीं कटेगा तो 1 उतार लेंगे, समझना। अब देखो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, पूरा कट गया, पूरा कट गया तो भैया 0 लिख लेंगे। 2 3 6, पूरा कट गया, पूरा कट गया तो 0 लिख लेंगे। फिर देखो 2 1 कम 2, पूरा नहीं कटा क्योंकि 3 है तो भैया क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिख लेंगे। ध्यान से समझो, जो आखिरी का 1 बचा होता है उसे भी लिख देते हैं। जरा समझो भैया, ऊपर बढ़ा के दिखाते हैं। ये है 25, 25 को अगर हम लोग बदलना है भैया काहे में, बाइनरी में, तो 2 से हमें भाग देना है।
ये 25 आ गया, कैसे बदलोगे बताओ? 2 1 कम 2 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, पूरा नहीं कट रहा है तो 1 उतारेंगे। 2 छंग 12 आएगा, पूरा कट गया तो 0 उतारेंगे। 2 3 6 पूरा कट गया तो 0 उतारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 1 कम 2 पूरा नहीं कटा तो 1 उतारेंगे, और जो आखिरी में 1 रह जाता है उसे नीचे लिख देते हैं। ठीक, और नीचे से ऊपर की तरफ लिख देते हैं। क्या है नीचे बताओ? 1, फिर क्या है 1, फिर क्या है 0, फिर क्या है 0, फिर क्या है 1। ये देखो कन्वर्ट हो गया 25 बाइनरी में, 1 और 0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर उल्टा आ जाए, कोई कहीं इस तरीके से संख्या दे रखी हो 1 0 0 करके और कहे इससे इसे बदलो, तो आप इससे इसे बदल देना, हम आपको बदल के दिखा देना, तो चेक भी हो जाएगा कि ये सही बदला है कि गलत बदला है। बहुत सरल है। इसके लिए 1 1 0 0 1, देखो यही तो आया है, ये हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है भैया? बेस कितना है? देखो 10 है। बेस कितना है? 10 है। तो अब करना क्या है? सबके नीचे 2 लिख देना, 2 2 2 2 2, इस तरीके लिख देना है। और भैया गिनती 10 बेस है तो 0 1 2 3 4, ऐसे करके आपको क्या करना है? पावर लिख देनी है। पावर लिखने के बाद में जो 0 है वो तो कट पिट के गुणा होगी तो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, जो बचेगा उसे उतार लेंगे। देखो 2 की घात 4 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, जब इसकी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 16, प्लस 2 की घात 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 8 आ जाएगा। और किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो 2 की घात 0 का मान 1 आ गया। 8 दूनी 16 8 24 और एक कितना आ गया? देखो 25 आ गया। यानी सरल भाषा में ये देखो 1 0 1 0 0 1 को अगर हमने इसमें कन्वर्ट किया तो 25 आ गया, और 25 को इसमें भी बदल के हमने आपको दिखा दिया। तो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। कोई पूछे बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है 1 2 नंबर में, तो जिसका वह लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, जिसका आधार 2 होता है, 0 और 1, उसे हम लोग बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। ऐसे ही दशमलव की लैंग्वेज क्या होती है? जिसका आधार 10 होता है, उसे दशमलव मेरे भाई संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब जाते जाते हम इस वीडियो में आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आप कन्वर्ट करके बताओ कि 32 जो है ये दशमलव में है, अगर 32 को आप कन्वर्ट करो बाइनरी लैंग्वेज में तो कितना आंसर आएगा? 1 और 0 की फॉर्म में आप बताओ। ठीक है भाई, कंप्यूटर से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। मान के चलो कम से कम 7 से लेके 10 नंबर तक ये जो वीडियो है आपके काम में आ सकती है। टोटल 8 ही यूनिट है, आपके लिए खुशी की बात है, 8 ही यूनिट हैं। इन 8 में से हम लोगों ने आज तीसरा गन शॉट पढ़ लिया है। तो अगर किसी बच्चे ने ये तीनों गन शॉट पढ़ लिए हैं तो फेल तो कोई कर नहीं सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। 75 में 40-45 नंबर का वो कराएगा। ठीक, तो आपके जो भी दोस्त हैं जो कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, परेशान हैं, उनके लिए क्या करो? उनके लिए इस वीडियो को शेयर करो उन तक। ठीक, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है टेलीग्राम फ्री में, वहां पे जाके ज्वाइन कर लो। ये गन शॉट की वीडियो और पीडीएफ दोनों आपको वहां पर मिल जाएंगे। आप चाहते हो सर जी हमें कोर्स चाहिए, तो 399 रुपए में एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। बहुत सारी वीडियो पीडीएफ कंटेंट वहां पे अवेलेबल है। प्लस ये जो हम गन शॉट बना रहे हैं, ये भी जो अपकमिंग संडे है उस पर ये सारे फोल्डर बना के अपलोड कर दिए जाएंगे विद पीडीएफ। तो वहाँ पे कोई ऐड बाजी नहीं है, कुछ नहीं, तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हम यही कहेंगे, अगर आप ये 8 जो हम बना रहे हैं गन शॉट इन्हें देख लेते हो, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा। 75 में 75 का करके आओगे। सर जी फिजिक्स का क्या? तो एक फिजिक्स का भी गन शॉट पड़ गया है। अपना दूसरा चैनल है BDKDN BSc, वो सब कुछ समेट के एक काम करो, टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर लो, जो वीडियो हम पब्लिक करेंगे आती रहेगी। थर्ड सेमेस्टर का भी पहला वन शॉट पड़ गया है, जाके देखिए उसे भी जो लोग थर्ड सेमेस्टर में हो। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।